महाकुंभ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। इसे कुंभ मेला भी कहा जाता है। आस्था के सबसे बड़े हिंदू उत्सव महाकुंभ 2025 में आपका स्वागत है। ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, जो तीर्थ स्थल प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आयोजित हो रहा है। ये उत्सव भारत की 4 पवित्र नदियों और 4 तीर्थ स्थानों पर ही आयोजित होता है। महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही होता है। यहाँ पर माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। जाति भेदभाव से ऊपर उठकर ये आस्था का सबसे बड़ा मेला है, जहाँ सभी सच्चे सनातनी मिलते हैं। यहाँ की महान संस्कृति को देखकर आपको भारतीय और सनातनी होने पर बहुत गर्व होगा। करोड़ों श्रद्धालु कुंभ मेला पर्व के दौरान पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि इस पवित्र स्नान से मनुष्य के पापों का नाश होता है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। आज मैं आपको इस धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर जाने वाली हूँ। इस महान उत्सव के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ पूरी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। यदि आप भी इस महाकुंभ 2025 में आने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, रुकने और खाने पीने की क्या सुविधाएं हैं, स्नान और दर्शन का सही तरीका क्या है, संत महात्माओं से कैसे मिले, अखाड़ों में कैसे जाएं, प्रयागराज में स्नान के अलावा घूमने के कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं, फ्री में आप खाना और रहना कैसे कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि इस यात्रा के दौरान संपूर्ण बजट क्या रहेगा। महाकुंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्यूटीफुल जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, महाकुंभ का ये पावन उत्सव बड़े ही दिव्य और भव्य रूप में मनाया जा रहा है। अभी महाकुंभ को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं और 12 से 13 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा, जो 45 दिन का होगा। इसमें 40 से 45 करोड़ लोगों का शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। यहां का नज़दीकी रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, सूबेदारगंज, बमरोली, दारागंज, जूसी, नैनी, फाफामाऊ, प्रयागराज संगम है। आपको सभी बड़े स्टेशनों से यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। रेलवे ने भी रेगुलर और स्पेशल ट्रेन को मिलाकर 13,000 ट्रेन महाकुंभ के लिए चलाई है। इसके अलावा महाकुंभ को देखते हुए प्रयागराज में फ्लाइट्स की संख्या को भी बढ़ाया गया है। आप फ्लाइट के द्वारा भी प्रयागराज में आ सकते हैं, और यदि आपके पास अपनी पर्सनल गाड़ी है तो उसके द्वारा भी आप लोग आ सकते हैं। भीड़ को देखते हुए शहर में अलग अलग पार्किंग और ट्रैफिक सिस्टम बनाया गया है। नॉर्मल डेज में तो आप मेला क्षेत्र में बड़ी ही आसानी से आ सकते हैं, बट शाही स्नान के दौरान शहर में सभी प्राइवेट वाहन बंद रहेंगे। आप जिस भी रूट से आएंगे आपको पार्किंग फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। रेलवे स्टेशन से आप ऑटो या ई रिक्शा करके 20 से 25 रुपये देकर न्यू नैनी ब्रिज, परेड ग्राउंड या चुंगी तक आ सकते हैं। नॉर्मल डेज में इन पॉइंट्स तक पहुंचकर 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलकर बड़े हनुमान जी किले के पास पहुंचकर त्रिवेणी संगम में आ सकते हैं।
शाही स्नान के दौरान सभी प्राइवेट वाहन बंद रहेंगे, तो आपको ऑटो या फिर बस के द्वारा ही आना पड़ेगा। शाही स्नान के दौरान आप मानकर चलिए 9 से 10 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, 2025 के इस महाकुंभ में शासन और प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। पूरे मेला क्षेत्र को यूपी का क्षेत्र व जिला बनाया गया है, जिसे 25 सेक्टर में बांटा गया है। जन सैलाब को नियंत्रित करने के लिए पूरे मेला क्षेत्र में 44 घाट बनाए गए हैं। हर घाट पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। आर्मी, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पैरामिलिट्री और प्राइवेट पुलिस के 1.5 लाख जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिए जा रहे हैं। साथ ही हर घाट पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की भी फैसिलिटी दी गई है। यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए 30 पीपा पुलों का भी निर्माण किया गया है। जब आप लोग यहाँ पर स्नान करने आएंगे तो इस तरह की फैसिलिटीज़ देखकर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही होंगे 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है और 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है और फिर 12 कुंभ के बाद 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। इस बार 144 साल बाद महाकुंभ को मनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, महाकुंभ में शाही स्नान को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि शाही स्नान को अमृत स्नान कहा जाता है। इस बार पहला शाही स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन आया था और दूसरा 29 जनवरी मौनी अमावस्या, तीसरा 3 फरवरी बसंत पंचमी और चौथा 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और पांचवा 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन होगा। इस दिन के बाद महाकुंभ का आयोजन भी समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम के पास। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं महाकुंभ मेला क्षेत्र में। फ्रेंड्स, आप लोग बड़े हनुमान किले के पास पहुंचकर यहां से कुछ ही दूरी पर घाट और त्रिवेणी संगम है, तो आप लोग इन घाटों पर आराम से स्नान कर सकते हैं या फिर नाव के माध्यम से त्रिवेणी संगम पर जाकर पवित्र स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर संगम के अलग अलग पॉइंट्स पर जाने के लिए बोट के फिक्स प्राइस रखे गए हैं। यदि आप नाव में बैठकर त्रिवेणी संगम तक जाते हैं तो आपको बहुत सारे साइबेरियन पक्षी दिखाई देंगे। इन पक्षियों की मधुर आवाज़ें आपके मन को जीत लेंगी। यहाँ के मनमोहक और अद्भुत नज़ारे आपका दिल जीत सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो इस 140 साल बाद होने वाले महाकुंभ के साक्षी बने हैं। तो आप भी इस महाकुंभ में आकर पावन डुबकी जरूर लगाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि इस महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार दुर्वासा ऋषि के श्राप से सभी देवता और असुर शक्ति और यशहीन होने लगे। तब देवता जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों की सहायता से समुद्र मंथन का विचार बताया। तब मंत्रांचल पर्वत को नेति और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंथने का कार्य शुरू हुआ। समुद्र मंथन से 13 रत्नों के साथ में 14वां रत्न अमृत कुंभ निकला। अमृत लेने के लिए देवताओं और असुरों में 12 दिनों तक संग्राम हुआ और बीच में अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी के ऊपर आ गिरी। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में आ गिरी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ के दौरान इन नदियों का जल अमृत के समान माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि स्नान के बाद आप यहाँ पर कौन कौन से ऐसे प्रमुख स्थान हैं जहाँ पर घूमने जा सकते हैं। त्रिवेणी संगम से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर अकबर के किले में प्राचीन अक्षयवट वृक्ष है।
कुंभ मेला क्षेत्र में आने वाला लगभग हर श्रद्धालु घंटों कतार में लगकर इसके दर्शन के लिए आता है। कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से मानव को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये एक विशाल बट वृक्ष है जिसकी शाखाएं और पत्तियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। किले के अंदर पतालपुरी मंदिर भी है। प्रयागराज के पतालपुरी मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। ये मंदिर प्रयागराज के ऐतिहासिक किले के अंदर बना है। इस मंदिर को भूमिगत मंदिरों का समूह भी कहा जाता है। इस मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा चलेंगे तो इसके पास में ही बड़े हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, तो दर्शन के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लाइन में लगकर बड़े हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। जय जय श्री राम। यहाँ पर हनुमान जी विश्राम की अवस्था में विराजमान हैं। जैसे ही हम 500 मीटर की दूरी तय करेंगे तो आगे हमें मिलेगा आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर। प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में ये एक हिंदू मंदिर है। गंगा नदी के दाहिने किनारे पर त्रिवेणी संगम के उत्तर में स्थित ये 4 मंजिला मंदिर आदि शंकराचार्य की स्मृति में बनाया गया है। पहली मंजिल पर आदि शंकराचार्य की मूर्तियां स्थापित हैं। दूसरी मंजिल देवी कामाक्षी और 51 शक्तिपीठों को समर्पित है। तीसरी मंजिल वेंकटेश्वर और 108 विष्णु पीठों के लिए है। चौथी मंजिल पर सहस्त्र योग लिंग और 108 शिवलिंग विराजमान हैं। यहाँ पर आप महादेव और विष्णु जी के दर्शन कर सकते हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ों का विशेष महत्व माना जाता है। बताया जाता है कि बिना अखाड़े के कुंभ मेला अधूरा है। फ्रेंड्स, हमारे सनातन धर्म में 13 प्रमुख अखाड़े हैं। आपको इन अखाड़ों में महान साधु संतों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप इनकी भक्ति, योग और हठ साधना को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो आप लोग अखाड़े में जाकर साधु और महात्माओं के दर्शन भी कर सकते हैं। ये सभी अखाड़े आपको सेक्टर 21 के पास में ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जाकर आप साधु महात्माओं के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर और भी बड़े बड़े संत महात्माओं के शिविर स्थापित हैं। आप चाहें तो इन संत महात्माओं के शिविर में फ्री में ही रुक सकते हैं। वहाँ पर आप उनके दर्शन कर सकते हो, साथ में कथा में भी शामिल हो सकते हैं और साथ ही आप सभी शिविर में फ्री में खाना भी खा सकते हैं और इनकी परमिशन से आप रात में यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप कहाँ पर स्टे कर सकते हैं। आप चाहें तो इन संत महात्माओं के शिविर में फ्री ही रुक सकते हैं। इसके अलावा आप त्रिवेणी संगम के पास में टेंट लगाकर स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जन आश्रय स्थल भी हैं, जहाँ पर आप 100 रुपये देकर एक रात के लिए स्टे कर सकते हैं। इस टाइम होटल के कोई भी फिक्स रेट नहीं है, तो आप मेला क्षेत्र के बिल्कुल पास में कहीं भी होटल वगैरह ले सकते हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। यदि आप होटल वगैरह में रुकना चाहते हैं तो प्रयागराज जंक्शन के पास में काफ़ी सारे होटल हैं, वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। इनका दर्शन करने के बाद अब हम बात करेंगे कि प्रयागराज में और कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं जहां पर आप लोग घूमने जा सकते हैं। यदि आपके पास टाइम है तो आप ऑटो बुक करके मनकामेश्वर मंदिर, कंपनी गार्डन, अलौकी माता मंदिर, वेड़ी माधव मंदिर, नागवासुकी मंदिर में जा सकते हैं। इन सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद आप शिवालय पार्क जा सकते हैं, जो यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। प्रयागराज में बना शिवालय पार्क देश का पहला ऐसा पार्क है जहां 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं।
इतना ही नहीं, इस पार्क में समुंदर मंथन, नंदी स्टैचू के साथ सभी 27 नक्षत्रों के बारे में भी विस्तार से जानने का मौका मिलेगा। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कला, संस्कृति और सभ्यता एक साथ देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, अपने हिसाब से आप टूर प्लान बना सकते हैं। यदि आप मॉर्निंग में स्नान कर लेते हैं तो सारे दिन में आप इन प्लेसेस को बड़ी ही आसानी से कवर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कितने बजट में हम इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखा जाए तो महाकुंभ में खाना पीना और रहना बिल्कुल फ्री है। आप चाहें तो नॉर्मल टेंट में 100 से 200 रुपये देकर एक रात के लिए स्टे कर सकते हैं। आप मान के चलिए 1500 से 2000 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में बहुत ही अच्छे से यात्रा को पूरा कर सकते हैं। यदि आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है तो किसी भी होटल में आप लोग स्टे कर सकते हैं। तो मान के चलिए 2500 से 3000 प्लस होटल प्लस ट्रेन, इतने बजट में आप यात्रा को पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने महाकुंभ 2025 से रिलेटेड हर छोटी बड़ी जानकारी शेयर करने की पूरी कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो क्लोज कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।